आवेश के प्रकार। धनावेश जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धनावेश पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि होती है। ऋणावेश जिस पे चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वहाँ पर वृद्धि होती है। ये चित्र बना सकते हो आप, और यहाँ से लिख सकते हो सहजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है। तो आवेश किस प्रकार अचर होता है, इसको समझने के लिए हम द्रव्यमान की बात करते हैं। माना एम नोट या आधार में जो जीरो है इसको क्या बोलते हैं, एम नोट द्रव्यमान की कोई वस्तु है। क्या है, वस्तु है जो v वेग से गति कर रही है। एम नोट द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, और उस वस्तु के द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा उसके लिए आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया। वो सूत्र है डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन। ये क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन। एम नोट बटे √1 माइनस v का स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर। आवेश अचर होता है, ये बात भी समझेंगे। तो एम नोट द्रव्यमान की कोई वस्तु थी। क्या थी, वस्तु जिसको चलाया गया, गतिशील कराया गया v वेग से। तो उसके लिए आइंस्टीन ने सूत्र दिया डेल एम यानी डेल्टा एम बराबर एम नोट बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। तो यहाँ डेल्टा एम है द्रव्यमान में परिवर्तन, किसमें, द्रव्यमान में परिवर्तन, और एम नोट है स्तर द्रव्यमान। एम नोट क्या है, स्तर द्रव्यमान। ये है डेल्टा एम द्रव्यमान में परिवर्तन। v है वस्तु का वेग। c है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का मान हम सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो द्रव्यमान के लिए आइंस्टीन ने बताया था कि अगर कोई एम नोट द्रव्यमान की कोई वस्तु है और v वेग से गति कर रही है, तो उसके द्रव्यमान में निम्न सूत्र द्वारा परिवर्तन होता है। लेकिन आवेश की बात करें, जो आवेश है जो v वेग से गति कर रहा है, तो इसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। क्यों, आवेश v वेग से गति कर रहा है तो इसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो कि एक कूलाम आवेश v वेग से गति कर रहा है, तो वह स्टार्टिंग से लेकर अंत तक 1 कूलाम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 कूलाम हो गया या फिर कम हो गया, 0.5 कूलाम हो गया, 3 हो गया, चेंज नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश अचर होता है, या अर्थात क्या कह सकते हैं, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। वेग कितना भी आप बढ़ाओ घटाओ तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए आप यहाँ से नोट से लिख सकते हैं, यानी ये क्यों आवेश था और v वेग से चल रहा था, तो इस वेग का इस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी आवेश क्या रहता है, अचर रहता है।
आगे हम पढ़ते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक कक्षा 10 में हमने पढ़ा था विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। यहाँ से आवेश का मान निकालें तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर गुणा समय का मात्रक होता है सेकंड। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं, जो कि किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलाम। ऐसे ही आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है। इन दोनों में संबंध होता है। संबंध की बात करें तो संबंध एक कूलाम को सी से लिख रहा हूँ मैं। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। तो एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलाम। अन्य मात्रक की बात करें, आवेश के अन्य मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि एक कूलाम आवेश अपने आप में बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हमें अन्य मात्रक बनाने पड़ते हैं। जैसे माइक्रो में 10⁻⁻6 मिली। एम का मतलब मिली में 10⁻⁻3। एन का मतलब नैनो का 10⁻⁹। फिर पिको की बात करें, पिको में होता है 10⁻⁻12। अगर इनको हम ऐसे ही इन सभी को हम माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें, मिली कूलाम में लिखना चाहें, नैनो कूलाम में, पिको कूलाम में, तो होता क्या है? सिर्फ कूलाम और आगे लग जाएगा और मान यही रहेगा। जैसे एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दे रखा था और यहाँ पर क्या आ गया? कूलाम आ गया। तो इनको चेंज कर, जैसे आप मिली को चेंज करें तो एक मिली कूलाम बराबर 10⁻⁻3 कूलाम हो जाएगा। ऐसे ही नैनो को करें, एक नैनो कूलाम बराबर 10⁻�9 कूलाम। ऐसे चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ से आपको याद रखना है एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना आपको 1 फैराड = 96500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ये याद रखना है, जो केमिस्ट्री में ज़्यादातर काम में आता है। ये एक याद रखना है आपको, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। यही आपके काम में आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय मात्रक की बात करें तो EMU ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक कूलाम में होता है 1/10 EMU, यानी एक कूलाम बराबर क्या होता है? एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। EMU
जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पर चार्ज आता है माइनस का। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर चार्ज आ गया प्लस का। क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर चार्ज आ गया माइनस का। तो ग्रहण करने पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा -1। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और सोडियम जिसने ग्रहण किया है तो माइनस आएगा। इनके इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होगा 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार हम कोई वस्तु लेते हैं, जैसे ये कोई वस्तु है, इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया है यानी ग्रहण किया है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इस वस्तु पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश क्या हो जाएगा? ग्रहण किया है तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ आवेश का मान हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ पर हो जाता 2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन देते तो यहाँ हो जाता 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि हम इसको n इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वस्तु को कितने n इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यहाँ आवेश का मान हो जाएगा वस्तु पर n गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, n गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी प्रकार यदि इसी वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसने यहाँ ग्रहण कर रहा था तो माइनस। अब क्या होता है? इसी वस्तु से हम मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो त्यागने पर उस पर क्या आएगा? प्लस। तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 कूलाम। तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु पर आवेश का मान क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि इस वस्तु से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि इस वस्तु से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि इस वस्तु से हम n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, कितने? n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो यहाँ n गुणा क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अब इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं? ये आवेश बराबर यहाँ प्लस और यहाँ ये माइनस था, प्लस माइनस n और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये n यहाँ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो सूत्र हो जाएगा Q बराबर +-NE। इस प्रकार ये सूत्र निकल कर आता है, Q बराबर NE।
यहाँ पर n का मान 1 2 3 ऐसे नहीं हो सकता। 1.2 1.3 फिर 2.5 या 4 ऐसे पॉइंट के अंदर नहीं आ सकता। सीधा सीधा मान आएगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसी प्रकार कितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं, कितने भी त्यागे जा सकते हैं। n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं, n त्यागे जा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1.5 त्याग दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2.5 त्याग दिया, ऐसा नहीं होगा। पूर्ण गुणज के रूप में ग्रहण किया जाएगा और पूर्ण गुणज के रूप में त्यागा जाएगा। तो हमें सूत्र मिला था Q बराबर n। क्वार्क की बात करें, क्वार्क एक अपवाद तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन क्वार्क में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस करके या 2/3 प्लस माइनस करके इलेक्ट्रॉन। परंतु होता क्या है, ये आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की अवहेलना नहीं करता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में क्वार्क होता है ना, क्वार्क मुक्त अवस्था में पाया जाता है और अस्थायी होता है। मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है। तो अस्थायी होने के कारण जब भी इस क्वार्क से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं स्थानांतरित किए जाते। तो मान लो ये क्वार्क है और ये कोई अन्य वस्तु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये जो बाहरी माध्यम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल कर आया तो ये रास्ते में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तक पहुँच नहीं पाएगा, इस तक क्या नहीं कर पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अस्थायी है। इस अस्थायी रूप में इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वार्क में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत की अवहेलना भी नहीं करता। ये नोट्स के रूप में लिख सकते हैं यहाँ से। ये क्वार्क के बारे में आपको बता ही चुके हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूर्ण गुणज में नहीं होता है, क्योंकि यह मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1/3 2/3 इस रूप में निकलेगा और इसी रूप में बीन के रूप में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। परंतु ये क्वांटीकरण सिद्धांत का कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि मुक्त अवस्था के अंदर होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मध्य जो अंतराल है उस अंतराल में ही नष्ट हो जाता है। आगे हम पढ़ते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो द्रव्यमान में परिवर्तन समझने के लिए हम एक उदासीन वस्तु लेते हैं। उदासीन वस्तु लेते हैं जिसका नाम है m, और एक लेते हैं हम ऐसी वस्तु जिस पर ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश है, इसका नाम है m'। और एक वस्तु लेते हैं हम ऐसी धनावेशित वस्तु जिस पर क्या है, धनावेशित पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाम है m'। जब अब इस उदासीन वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन
लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ऋणावेशित वस्तु को देते हैं, तो क्या होता है, द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि होती है। वो किस रूप में होती है, n गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार इस धनावेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उदासीन वस्तु में, तो वो लेगी किससे, इस धनावेशित m" वस्तु से इलेक्ट्रॉन लेगी। तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि। तो यहाँ क्या होगा, द्रव्यमान में हानि, द्रव्यमान में क्या होगा यहाँ, हानि, जिसको हम दर्शाएंगे n गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान में अंतर की बात करें, द्रव्यमान में अंतर, तो वो अंतर क्या होता है, वृद्धि तो माइनस, हानि तो प्लस, तो प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा m द्रव्यमान में अंतर बराबर प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e, तो सूत्र हो जाएगा क्या, डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n m e, m दिवस e, तो सूत्र हो जाएगा डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n m दिवस e। ये द्रव्यमान में अंतर का फॉर्मूला हो जाएगा। m e का मान, m e बराबर आधार में लिखा जाएगा ये, तो m e बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये m का मान होता है। ये किसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान होता है। ये द्रव्यमान का मान होता है। अब हम बात करें इन तीनों वस्तुओं के द्रव्यमानों की, तो इन तीनों वस्तुओं में जो m' वस्तु थी उसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने उदासीन वस्तु से क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। तो यहाँ क्या हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई थी m1 में, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, ज़्यादा। फिर m' में कमी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी पूर्ति उदासीन वस्तु अब हम तीनों वस्तुओं की बात करते हैं। m वस्तु जो उदासीन थी, m' जो ऋणावेशित थी, और m" जो धनावेशित थी। तो m' ने m उदासीन से इलेक्ट्रॉन लिया था तो यहाँ वृद्धि हुई थी, तो m' का मान ज़्यादा होगा, m' का मान ज़्यादा होगा
इसमें कमी हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, यहाँ कमी, तो द्रव्यमान में यहाँ कमी आ गई थी जिसकी पूर्ति इसने एम डबल डैश से की थी। तो एम डबल डैश में कमी हो गई और इसमें पहले की तरह हो गई है, यानी उदासीन हो गई, कहने का मतलब उदासीन। तो फिर आएगा एम, लेकिन इसमें तो कमी हो गई ना एम डबल डैश में, तो ये आएगा अंत में। ऐसे इनके द्रव्यमान एम डबल डैश द्रव्यमान निकाल सकते हैं तीनों वस्तुओं का। सबसे ज़्यादा एम डैश का, फिर इससे कम एम का, फिर इससे कम एम डबल डैश का। तो पीछे हमने समझा उदासीन वस्तु से इस ऋणावेशित वस्तु ने एम डैश वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, तो उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। फिर जो कमी हुई थी उसकी पूर्ति इसने धनावेशित वस्तु से की, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो धनावेशित वस्तु पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की हानि हो गई। फिर क्या हुआ, यहाँ तो एम डैश वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, और यहाँ पर दिया था तो वापस ले लिया, वापस उदासीन हो गए, और यहाँ पर धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकला, एम डैश वस्तु पर तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। एम वस्तु फिर से उदासीन हो गई तो इसका द्रव्यमान रहेगा एम डबल डैश और एम डैश के मध्य, क्योंकि एम डबल डैश में तो द्रव्यमान की कमी होगी। द्रव्यमान में वृद्धि बराबर एन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान में हानि बराबर एन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान में अंतर को हम लिखेंगे प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसको गणितीय रूप में लिखेंगे, द्रव्यमान में अंतर को डेल्टा एन से लिखेंगे, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को एन से लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई। तो ये सूत्र हो जाएगा अंत में सूत्र क्या हो जाएगा, अंत में हमारा सूत्र मिलेगा हमें डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन एम दी बेस ई। ये हमारा सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान में अंतर का। यहाँ से ये नोट्स बना सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आवेश आगे हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। Na+ और Cl- सोडियम पर प्लस चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रिया के बाद बनता है NaCl साधारण नमक। तो यहाँ से देखें तो ये तो पहले क्रिया से पहले की बात हो गई, और इधर क्रिया के बाद, ये तो क्रिया से पहले की बात हो गई इधर तो पहले, और इधर क्रिया के बाद क्या बना है NaCl। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे, प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया से पूर्व प्रक्रिया के बाद कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या। तो प्रक्रिया से पूर्व है, यानी यहाँ से पहले इधर तीर से इधर
देखें तो प्रक्रिया से पहले कुल धन आवेश कितने? एक है। प्रक्रिया के बाद 0 धन आवेश नहीं है। इसी प्रकार कुल ऋण आवेश की बात करें प्रक्रिया से पूर्व है, तो प्रक्रिया से पहले ऋण आवेश 1 है। ऋण आवेश, धन आवेश भी 1 ही था, ऋण आवेश भी 1 ही है। और प्रक्रिया के बाद 0। कुल आवेशों की बात करें तो कुल आवेश प्रक्रिया से पहले प्लस माइनस 1 ये है, 1 ये, कितने हैं? 2 हैं। प्रक्रिया के बाद 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा कुल आवेश या फिर कह सकते हैं नेट आवेश, कुल आवेश या नेट आवेश। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेश नेट आवेश को किस प्रकार जोड़ेंगे हम? प्लस चिन्हों को साथ में लेकर, जैसे एक था प्लस का और एक था माइनस का, ऐसे लिखेंगे चिन्ह के साथ। तो कुल आवेश, टोटल आवेश क्या हो गया? नेट आवेश। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0। इसी प्रकार इधर भी क्या? 0। तो यहाँ पर नोट की बात है, नोट लगा कर लिखेंगे कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश तथा कुल आवेशों की संख्या संरक्षित रह भी सकती है और नहीं भी, परंतु नेट आवेश, कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? कोई विलगित निकाय किसे कहेंगे हम? जैसे कोई निकाय है जिससे हम न तो इलेक्ट्रॉन ले सकते, न ही जिसको इलेक्ट्रॉन दे सकते, ऐसे निकाय को हम, जिस पर न तो आवेश दे सकते और न ही आवेश जिससे बाहर ले सकते, ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहेंगे। तो ये विलगित निकाय कि किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया से पूर्व है, उसे मान लो कि हम आवेश देने का प्रयास कर रहे हैं, तो देने से पहले और हम जो प्रक्रिया दोहरा रहे हैं उस प्रक्रिया को दोहराने के बाद हमारा आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी विलगित निकाय कि किसी प्रक्रिया में नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व प्रक्रिया के बाद बराबर होता है, अर्थात संरक्षित रहता है। यही क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। तो इसको हम लिखेंगे, सिग्मा का मतलब होता है कुल या नेट या टोटल आवेश के आधार में आई लगा के लिखा है। आई का मतलब इनर्शियल, यानी प्रक्रिया के पूर्व जो आवेश है वो, और इधर सिग्मा QF फाई यानी प्रक्रिया के बाद नेट आवेश। तो आवेश संरक्षण का नियम और ये आवेश संरक्षण का सूत्र, सिग्मा Q d/i इज इक्वल टू सिग्मा Q d/f, यानी आप प्रक्रिया से पूर्व नेट आवेश और प्रक्रिया के बाद नेट आवेश क्या रहता है? हमेशा बराबर संरक्षित रहता है। तो गाइस, आगे आने वाली वीडियो को तुरंत पाने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बगल वाले बेल आइकन अर्थात घंटे को दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।